Hello friends, welcome to Current Affair Funda, a free education revolution. Uh, today we s- Today we discuss in general science section the set 2 of 2014 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सेट 2 अब हम स्टार्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वन थिंग इज दैट कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है. सो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं अमंग पीपल. जिससे कि वो लोग इससे फ़ायदा उठा सके जो कि कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं. CAF is a free YouTube channel and it will be free always because CAF is a passion, it is not a profession. So please इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सर्कुलेट करें जिससे वो लोग इससे फ़ायदा उठा सके जो कि कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट with the questions. First question is a member of Liliaceae family that show reticulate venation is. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिलिएसी फैमिली, दिस इज अ प्लांट फैमिली, दिस इज अ फैमिली. इस फैमिली में जो पौधे आते हैं उस पौधों में से हमें वो पौधा बताना है जो कि रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है. बिफोर गोइंग टू द ऑप्शन हम पहले देखते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन क्या होता है. सो वेनेशन का मतलब होता है जो पत्तियों में जो इस तरीके से आप वेब लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं उसको वेनेशन कहते हैं, क्योंकि इनका पैटर्न क्या है उसको इसका वेनेशन का पैटर्न कहा जाता है. कुछ पत्तियों में जैसे कि आप इस पत्ती में देखिए कि जो लाइंस हैं, जो वेन्स हैं वो पैरेलल जा रही हैं. जैसे कि लिली का पौधा होता है, जो लिली हो गया एंड जो एलॉय हो गया या ट्यूलिप, इनकी जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर जो वेन्स होती हैं वो इस तरीके से पैरेलल होती है जैसे ये आप यहाँ देख रहे हैं. इसको कहा जाता है पैरेलल वेनेशन. जबकि जो रेटिकुलेट वेनेशन में एक बीच में मिड वेव जा रही होती है और उसके साइड में ब्रांचेस होती हैं और फर्दर यहाँ पे वेन्स का एक जाल, एक नेटवर्क सा बना होता है, इसको कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन. जो ये लिलिएसी फैमिली है इसका एक मेन कैरेक्टर ये है कि इसमें मोस्टली जितने भी पौधे हैं वो मोस्टली जो शो करते हैं वो पैरेलल वेनेशन शो करते हैं. दैट मीन्स कि जो इनका जो वेनेशन का पैटर्न होता है, पत्तियों का जो पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है. इसका एग्जांपल्स हैं जैसे कि दैट एलॉय एंड देन एलियम, और जो लिली का पौधा होता है वो भी इसी फैमिली में बिलोंग करता है. एंड ट्यूलिप इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली. एलियम एंड एलॉय ये सब लिलिएसी फैमिली में बिलोंग करते हैं. लिलिएसी फैमिली में स्माइलेक्स भी बिलोंग करता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेनेशन होता है, जो पत्तियों के अंदर पैटर्न होता है वो रेटिकुलेट होता है. इट हैज द रेटिकुलेट वेनेशन. जबकि ये भी लिलिएसी फैमिली में ही बिलोंग करता है, लेकिन जो इसका पत्तियों का पैटर्न है अंदर जो उसका एक जाल जा रहा है वो जो पैटर्न शो कर रहा है वो है रेटिकुलेट. मींस ये वाला पैटर्न शो करता है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, that is smilex. It is belong to the Liliaceae family and show the reticulate venation. जबकि जो Liliaceae family में मोस्टली जो वेनेशन का पैटर्न होता है वो पैरेलल होता है. मीन्स इस तरीके से, जैसे कि अगर आपने लिली का पौधा देखा हो तो उसके अंदर जो पत्ती होती है वो जो पत्ती में जो वेन्स जा रही होती है वो इस तरह से पैरेलल तरीके से जा रही होती है. आंसर दिस क्वेश्चन इज ए. सेकेंड क्वेश्चन इज यूफेनिक इज. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूफेनिक क्या है. यूफेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक टर्म है. जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक्स में हम एक दो वर्ड्स को मैं एक साथ लेती हूं, दैट इज द यूफेनिक एंड द यूजेनिक. यहां क्वेश्चन में हमसे यूफेनिक पूछा गया है. व्हाट इज यूफेनिक? यूफेनिक मीन्स वो होता है जिसके, दैट मीन्स कि वो मेथड या वो तरीके जिनके द्वारा जेनेटिक कंडीशन में सुधार लाया जाता है, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है या जो लाइफ है, जो फोर्थ कमिंग जो आगे आने वाली लाइफ हो वो बेटर हो सके. मीन्स जो पर्सन है वो एक हेल्दी लाइफ जी सके. दैट मीन्स दीज आर द मेथड इन्वॉल्विंग improvement in
इम्प्रूवमेंट इन जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करना जिसके द्वारा जो प्यूपिल है, सो दैट द ऑर्गेनिज्म कैन लीव बेटर लाइफ और हेल्दी लाइफ। इस चीज को कहा जाता है यूफेनिक। इसके एग्जाम्पल एक जनरल अगर मैं आपको बताती हूँ तो शायद आप ज़्यादा उससे बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन के जो इंजेक्शंस हैं वो बताए जाते हैं लेने के लिए। सो ये जो तरीका है ये यूफेनिक में आता है। एंड ऑल्सो द यूज़ ऑफ अ पेस मेकर, जिसको हार्ट प्रॉब्लम होती है उनको पेस मेकर का यूज़ बताया जाता है। एंड इसका लास्ट जो एक एग्जांपल है वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो विटामिन के कैप्सूल्स लिए जाते हैं उसमें फॉलिक एसिड लिया जाता है। दिस इज ऑल्सो जो एक पैटर्न है वो यूफेनिक से है। दैट मीन्स यूफेनिक का मतलब वो है कि हम उन तरीकों को अपनी लाइफ स्टाइल में या अपनी लाइफ में इंक्लूड करें कि जिसके द्वारा जेनेटिक कंडीशन इंप्रूव हो सके, सो दैट कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सके। नॉर्मली जो इसमें इंक्लूड जो तरीके होते हैं वो होते हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, और अपनी जो हैबिट्स होती हैं उनमें सुधार लेकर आना। इस जो स्ट्रीम को इसको यूफेनिक कहा जाता है। जबकि यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि यूजेनिक क्या होता है। यूजेनिक होता है दैट मीन्स कि जो जीन की कंडीशंस हैं, जीन कंडीशन या जीन की जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट लेके आना। gene quality is improved through the gene selection. Means कि जो आगे आने वाली ह्यूमन रेस है उसमें कुछ ऐसे ट्रेट या कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन लेकर आना जिससे कि उनकी जीन की कंडीशन में, दैट मीन्स जो उनके अंदर जो ट्रेट हैं, जो उनके कैरेक्टर हैं, वो इम्प्रूव हो सके। और ये किसके द्वारा किया जाता है? दिस इज डन थ्रू द जीन सिलेक्शन। जबकि यूफेनिक के अंदर लाइफस्टाइल, हैबिट और डाइट के थ्रू ये सब किया जाता है। दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द यूफेनिक एंड द यूजेनिक। दोनों ही टर्म जेनेटिक को बिलोंग करती हैं। सो answer of this question, that is what is euphenic? Euphenic is the improvement of the race, of human race. This is the answer, that is A. Third question is arenology. Arenology is a study of spiders, that is B. So this is the answer. स्पाइडर की जो स्पाइडर्स की स्टडी, दैट मीन्स उनका हैबिटेट और उनका मोड लिविंग का या फिर उनका रिप्रोडक्शन का तरीका, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो जिस एरिया के अंडर आती हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं एरेनोलॉजी। सो आंसर इज बी। व्हाट डज कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट? अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, वो किसका प्रोडक्शन करता है। सो व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? फर्स्ट थिंग इसके डेफिनेशन देते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। कॉर्पस ल्यूटियम ये फीमेल बॉडी में पाया जाता है। इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, और एंडोक्राइन मीन्स कि इसमें से हार्मोन निकलते हैं। इस जो स्ट्रक्चर में से, इस बॉडी में से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंड इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। वाई इट इज टेम्परेरी मैं इसके ऊपर बाद में आती हूँ। देन वेयर इट इज फाउंड इन द फीमेल ओवेरी। ये फीमेल ओवेरी का एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। और ये कब बनता है? इट डेवलप with each menstrual cycle. फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये टेम्परेरी है। ये स्ट्रक्चर जो फीमेल बॉडी में, फीमेल की ओवेरीज में पाया जाता है, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये प्रोड्यूस होता है एंड उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट इज़ अ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। इसका जो फंक्शन है वो है कि ये हार्मोन सीक्रेट करता है, ये फीमेल हार्मोन सीक्रेट करता है। मेन हार्मोन इज अ, जो ये सीक्रेट करता है, दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्राडायोल।
ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, और इसका मेन फंक्शन जो कॉर्पस ल्यूटियम का जिसके जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका काम होता है टू एस्टैब्लिश and maintain pregnancy in females. Maintain pregnancy. This is the main function of corpus luteum. So answer of this question is progesterone. इस क्वेश्चन में आप देखिए जो एस्ट्रोजन है दिस इज ऑल्सो अ फीमेल हार्मोन, लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रेट करता है वो मेनली प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है. दिस इज अ मेन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी में जो उसकी एस्टेब्लिश करने में और उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. दिस इज अ मेल हार्मोन. दैट डी, दिस इज अ मेल हार्मोन. सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट अगर यहाँ पे ऑप्शंस दिए हों, मे बी ये क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है कि व्हाट इज द कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मेल हार्मोन है. सो टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन दिस इज ऑल्सो अ फीमेल हार्मोन. फीमेल हार्मोन. हीमोग्लोबिन ये कोई हार्मोन नहीं है, इट इज आरबीसी. So progesterone is a female hormone, estradiol is a female hormone, estrogen is a female hormone, progesterone is also a female hormone, testosterone is a male hormone. So answer of this question is C, that is progesterone, which is secreted by the corpus luteum and it help in pregnancy to establish and maintaining the pregnancy in females. Commercial imported cotton fibers are, जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं. इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कॉटन फाइबर्स जो प्लांट का ये कौन सा पार्ट होता है एक्चुअल में. सो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. दैट इज अ वुडी फाइबर ऑफ रूट, फ्लोएम फाइबर ऑफ रूट, बार्क फाइबर ऑफ स्टेम एंड एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड. सो अगर आपने कॉटन का प्लांट कहीं देखा हो या फिर आपको उसका जो उसका फ्लावर आता है वो रिमेंबर हो, सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन दैट इट इज अ एपिडर्मल हेयर ऑफ अ सीड. It is not a stem, it is not a root, it is the epidermal hair of seed. That is the answer. D. A second pendulum is a pendulum whose time period is. क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो एक सेकंड पेंडुलम होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड क्या होता है. सो व्हाट इज अ सेकंड पेंडुलम. सेकंड पेंडुलम होता है जिसका सेकंड पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इट इज प्रिसाइजली ऑफ 2 सेकेंड. एग्जैक्टली 2 सेकेंड का इसका टाइम पीरियड होता है. टाइम पीरियड इज ऑफ 2 सेकेंड. 1 सेकेंड इस पेंडुलम को इसका दैट मीन्स कि एक यहां तक जाने में इसको 1 सेकेंड लगेगा और फिर दोबारा इस पोजीशन में वापस आने में इसको 1 सेकेंड लगेगा. सो टोटल होता है 2 सेकेंड. तो प्रिसाइजली इट टेक 2 सेकेंड. 1 सेकेंड वो ऊपर जो उसकी अपर मोस्ट पोजीशन है उसमें जाने में लगता है. पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो उसको टाइम लगता है उसको 2 सेकेंड्स का वो जो होता है वो 2 सेकेंड का इसका ड्यूरेशन होती है. एंड टाइम पीरियड जो होता है इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन एक ऑल्सो पूछा जा सकता है कि जो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है. टाइम पीरियड होल सोल पेंडुलम का डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे. L upon G, 2 pi under the root L upon G. L is the length of the pendulum. Length of the pendulum. And G is the gravity. This is pendulum and it is the time period of the pendulum. Time period of the pendulum. So time period of a pendulum is whole soul depend upon the length of the pendulum. Gravity is a constant thing. So इसका जो फॉर्मूला है that is T is equal to 2 pi under the root L upon G. So answer of this question is second pendulum is a pendulum whose time period is of 2 seconds. This is the answer. That is B. Acid rain is caused by. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एसिड रेन कैसे क्यों होती है.
और ये इसका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है? एसिड रेन का जो मेन रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन होना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर दे फॉर्म द एसिड रेन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, दैट इज बी. दिस इज द आंसर. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय जब सल्फर ऑक्साइड्स एंड जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एसिड रेन कॉज करते हैं. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट. आयोडीन टेस्ट जो किया जाता है वो किसको बताने के लिए किया जाता है? दैट मीन्स वो किसकी प्रेजेंस या किसकी उपस्थिति को दिखाता है. दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट इज आयोडीन टेस्ट? आयोडीन टेस्ट में क्या होता है कि दैट आयोडीन जो रिएजेंट होता है, आयोडीन मिक्स विद aqueous solution of Ki. दिस इज द रिएजेंट. आयोडीन टेस्ट का जो रिएजेंट होता है वो ये होता है कि आयोडीन को एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है सो दैट इट कैन फॉर्म द आयोडाइड आयन, ट्राई आयोडाइड आयन. ट्राई आयोडाइड आयन. ये ट्राइड आयोडाइड आयन इट रिएक्ट विद स्टार्च. ये स्टार्च के साथ रिएक्ट करके इट गिव द इंटेंस ब्लू कलर. दिस इज द टेस्ट विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है. एंड स्टार्च क्या है? स्टार्च इट इज नॉट अ प्रोटीन. ये फैट भी नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च की जो कैटेगरी है वो कार्बोहाइड्रेट में आता है ये. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. दिस इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल. जो पेंसिल्स की जो अंदर इनमें टिप होती है या जो उसके अंदर जो सिक्का होता है वो क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट. ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट. और पेंसिल्स की जो टिप होती है, जो अंदर इसकी सिक्का होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट. सो आंसर इज डी. A jug is filled to the brim with water. A piece of ice float in it. The moment the ice melt, water level. क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि अगर हमने एक जग लिया, फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस अ जग. अब इसके अंदर हमने पानी को फिल किया अप टू द ब्रीम, मतलब बिल्कुल नेक तक पानी को फिल किया हुआ है. साथ में इसमें कुछ आइस क्यूब्स हैं. ये इमेजिन कर लीजिए कि मैंने इसमें यहाँ पे आइस क्यूब डाल दिए हैं जो इसमें फ्लोट कर रहे हैं. दिस आइस क्यूब्स आर फ्लोटिंग. सो जब ये आइस क्यूब मेल्ट होंगे तो वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? सो वन थिंग इज दैट कि ये जो आइस क्यूब्स हैं जो इसके अंदर तैर रहे हैं, अपने जो आइस क्यूब का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर का पानी इन्होंने यहाँ से डिस्प्लेस किया हुआ है, हटाया हुआ है. दैट मीन्स कि पहले जग में पानी था, अब हमने इसमें आइस क्यूब डाला तो आइस क्यूब अपने वॉल्यूम के मुताबिक जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही पानी उसने उस जग में से हटा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है. उसकी जगह पर ये आइस क्यूब आ गए हैं. सो जब ये आइस क्यूब मेल्ट होगा तो वो उतना ही पानी, दैट मीन्स उतने ही वॉल्यूम का पानी दोबारा अपनी जगह पर फिल कर देगा. सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट वाटर जो लेवल है वो अनचेंज रहेगा जब आइस मेल्ट होगी. सो दिस इज द आंसर. इवन इसका जो आंसर है उसको आपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से या आप इस चीज को करके भी देख सकते हैं कि अगर आपने एक जग में पानी लिया, ऊपर तक उसको फिल कर लिया, उसमें आइस क्यूब डाल दीजिए. सो जब आइस मेल्ट होगी तो वाटर लेवल वहीं का वहीं रहेगा. दैट मीन्स जहां पहले था वहीं रहेगा. वाटर लेवल ना तो बढ़ेगा ना कम होगा ना पानी बाहर जाएगा. वाटर लेवल उतने का उतना ही रहेगा. क्यों? क्योंकि जितना आइस क्यूब का वॉल्यूम था उतना ही इस आइस क्यूब ने जग में से पानी को डिस्प्लेस किया और अपनी जगह बना ली. जब ये आइस क्यूब मेल्ट होगा तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर का पानी जो उसने जितना पानी उसने हटाया था उतना ही पानी ये उस जगह पे फिल कर देगा. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, जितना वॉल्यूम का पानी उसने डिस्प्लेस करा उतना ही मेल्ट होती पानी इस जगह पे दोबारा से आ गया. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द वाटर लेवल इज रिमेन अनचेंज्ड. दिस इज द आंसर, दैट इज बी. द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्व सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स. जो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें जो सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनका इस्तेमाल एज अ मेडिसिन, दवाइयों के रूप में किया जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है एलोपैथी. दिस इज द
आंसर, रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन एयर नीड बोथ। जो आयरन की रस्टिंग होती है, दैट मीन्स जो लोहे में जंग लगना होता है, रस्टिंग होता है जंग लगना, उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? उसके लिए जो मेन उसकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसका जो टाइप है इन रिएक्शंस का, दैट इज दे आर द रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स दैट जो ये रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं मीन्स ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों ही रिएक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आयरन का इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मतलब दैट मीन्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड्स का बन जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग या जंग लगना। उसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ऑक्सीजन का होना, दैट मीन्स एयर की प्रेजेंस होना, एंड सेकेंड थिंग इज अ मॉइस्चर और द वाटर मॉलिक्यूल की नीड होती है। सो answer of this question is D, that is the oxygen and moisture. This is a main requirement of the rusting of iron. The total energy of an electron inside an atom is, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है। इस क्वेश्चन को मैं पहले थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, सो दैट कि आप इसके जो मैं अब जब इसका आंसर आपको बताऊंगी तो आप उस आंसर को अंडरस्टैंड कर सकें। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी दो एनर्जी का सम होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, K इज स्टैंड फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, P इज फॉर पोटेंशियल एंड E फॉर द एनर्जी। So total energy of a system या total energy of electron is equal to the sum of these two, that is kinetic energy and the potential energy का sum होता है। kinetic energy होती है because of the जो that means जो velocity होती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से kinetic energy होती है, और जो potential energy होती है that means उसकी जो position है, उसकी जो उस वक्त पे स्थिति है कि वो कहाँ स्थित है इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी चीज के एनर्जी को मेजर करते हैं, हम इसको किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव उसको मेजर किया जाता है कि उसकी एनर्जी कम है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है या इनफाइनाइट है या जीरो है। उसको मेजर करने का एक तरीका होता है, दैट मीन्स कि उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव उसको नापा जाता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है मीन्स जीरो एनर्जी, दैट मीन्स इट इज सेट टू जीरो। इन केस ऑफ एटम, अगर हम एक एटम का केस लें, उस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है एनर्जी का? रेफरेंस पॉइंट होता है कि जब हम ऐसा एज्यूम करें कि ये एक एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। रेफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ एटम इज जब हम ये इमेजिन करें कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को एटम से इनफिनाइट दूरी पे लेके चले गए हैं, अप टू इन्फिनिटी हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में से निकाल लिया है, एंड वी टेकन इट अवे, फॉर अवे, बिल्कुल इन्फिनिटी पे इसको लेके चले गए हैं। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ एटम। एटम इज अ स्टेबल थिंग, एटम एक स्टेबल चीज है, तो ये इस फॉर्म में आना पसंद नहीं करता है। दैट मीन्स कि ये आयनाइज्ड होना पसंद नहीं करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देना पसंद नहीं करता है। सो देयरफॉर एज सच एटम इज स्टेबल, वो यहां रहना पसंद करेगा। दैट मीन्स वो ये चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे, वो इस आयनाइज्ड फॉर्म में आना नहीं चाहता है। सो देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल, वो इस फॉर्म में रहना चाहता है, एंड इट इज मोर स्टेबल। देयरफॉर इट हैज, जो ये स्टेट है नॉर्मल स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इट हैज द लोअर एनर्जी देन दिस रेफरेंस स्टेट। इस रेफरेंस स्टेट के मुकाबले इसकी एनर्जी लोअर होती है, विच इज एट द जीरो, सेट टू जीरो। सो देयरफॉर इट हैज द नेगेटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है इन केस ऑफ एटम। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज less than 0, that is B.
वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि एनर्जी इज लेस देन जीरो, एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है. काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी. ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जीरो को अप्रोच तो कर सकती है लेकिन ये नेगेटिव नहीं जा सकती. वाइल द पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स किसको कहा जाए, बाइंडिंग एनर्जी, ऑल्सो हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी जो वैल्यू है ये मोर नेगेटिव हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है, टोटल एनर्जी की वैल्यू इट इज लेस देन जीरो और नेगेटिव वैल्यू. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेस देन जीरो और नेगेटिव वैल्यू, दैट इज बी. द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी क्या है, यहां पर आप देखेंगे यहाँ नंबर्स सब जगह सेम दिए हुए हैं, सिर्फ इसके यूनिट का डिफरेंस है. सो मेरा सजेशन ये है कि आप एक उसको यूनिट में लर्न कर लें, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. अगर आप इसको एक फॉर्म में याद कर लेंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे किलोमीटर था, सेंटीमीटर था या माइल्स था. So answer of this question is velocity of light is equal to 3 into 10⁸8. Also remember this 8. 10⁸8 meter per second. So answer of this question is C. Arsenic problem in India is primarily due to arsenic की जो pollution, that means जो water में जो आर्सेनिक का कंटामिनेशन हो गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ, उसका मेन रीजन क्या है, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि क्योंकि ग्राउंड वाटर जो वाटर दैट मीन्स जो अर्थ सरफेस के नीचे जो पानी का जो भंडार है उसका ज्यादा उसको निकाला जाना, दैट मीन्स बहुत ज्यादा डीप ट्यूबवेल या डीप बोरिंग करवा लेना, दिस इज द मेन रीजन कि जो आर्सेनिक का कंटामिनेशन इंडिया में ज्यादा बढ़ गया है वाटर में. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन अफेक्टेड एरिया, दैट इज बी. दिस इज द आंसर. हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय द कैवेंडिश, इट इज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश. दिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट. सो आंसर इज सी. The loss of water in the form of water droplet is called. क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वाटर का लॉस होना इन द वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है. सो गटेशन, एवोपरेशन, ब्लीडिंग, ऑफ कोर्स दिस इज, ये बिल्कुल ही दैट मीन्स कि आउट आंसर है. सो दिस कैन नॉट बी, दैट ब्लीडिंग तो नहीं है. Whether it is a guttation, whether it is evaporation or transpiration. So answer of this question is guttation. So guttation में क्या होता है, guttation means कि leaf का, that is a leaf, इस लीफ का जो मार्जिन्स होते हैं, जो लीफ के जो बिल्कुल जो उसका आउटर जो इसका एरिया होता है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं हाइडा थॉट्स. They are present is Haida thought. What are the Haida thoughts? Haida thoughts, they are the water stomata. ये स्टोमेटा का ही एक टाइप होता है जिनके ऊपर गार्ड सेल्स नहीं होते हैं. They do not have guard cells. They do not have guard cells, नहीं होते हैं इन पे गार्ड सेल्स. सो देयरफॉर कि यहाँ से जो वाटर का निकलना होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट. वाटर ड्रॉपलेट के रूप में वाटर का लॉस होता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है गटेशन एंड इट इज डन बाय द हाइडाथोट्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ की मार्जिन पे ये प्रेजेंट होते हैं. और हाइडाथोट्स क्या होते हैं, दीज आर द वाटर स्टोमेटा, दैट मीन्स इस स्टोमेटा का एक टाइप है जिन पे गार्ड सेल्स नहीं होते हैं. और नॉर्मली जो गटेशन होता है इट अकर्स ड्यूरिंग नाइट. नॉर्मली ये नाइट में, जनरली जो ये नाइट में ये प्रोसेस होता है पौधों में. एंड ऑफ कोर्स दीज आर द लिविंग सेल्स, जो स्टोमेटा होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं, ये इस केस में इन्वॉल्व होती हैं. दिस इज दिस इज यहाँ मैंने जो दिया एक्सप्लेनेशन, दिस इज ऑफ गटेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन?
ट्रांसप्रेशन इज डन बाय द स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू ये प्रोसेस होता है लीफ में, लेकिन वन मेन डिफरेंस दैट कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये यहाँ पर जो वाटर निकलता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में उसका लॉस होता है। और वाइल गटेशन में जो वाटर निकलता है दैट इज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट निकलती हैं यहाँ से, और जबकि ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में वाटर इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड इट इज डन थ्रू द स्टोमेटा एंड दे आर गार्ड बाय द गार्ड सेल्स, दैट मीन्स यहाँ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट एंड नॉर्मली ये होता है ड्यूरिंग डे, ये दिन के वक्त ही ये प्रोसेस नॉर्मली होता है। सो एंड ऑल्सो क्योंकि स्टोमेटा इन्वॉल्व दैट मीन्स लिविंग सेल इन्वॉल्व है। वाइल अगर हम देखा जाए, मैंने आपको गटेशन एक्सप्लेन कर दिया, ट्रांसपिरेशन भी एक्सप्लेन कर दिया, एवोपरेशन, एवोपरेशन जो प्रोसेस होता है यहाँ भी वाटर का लॉस होता है, बट इट कैन बी फ्रॉम द लिविंग सरफेस और नॉन लिविंग सरफेस। एवोपरेशन इट कैन बी एट लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस पे ये हो सकता है। वाटर का लॉस तो यहाँ भी होता है, लेकिन साथ में वाटर के अलावा अगर कोई और सब्सटेंस है, कोई और लिक्विड दैट मीन्स प्रेजेंट है, तो वो भी उसका भी एवोपरेशन हो सकता है। दैट मीन्स एनी लिक्विड कैन एवोपरेट, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो लिविंग सरफेस हो। वाइल गटेशन के लिए लिविंग सेल्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसपिरेशन में भी लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन एवोपरेशन के लिए किसी लिविंग सेल का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है। जो सरफेस हो जो होती है, जिस सरफेस पे ये होता है, इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, लेकिन किसी लिविंग सेल का इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गटेशन, दैट इज ए। सो दिस एंड्स द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे आप अपने व्यू भी हमें दे सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को कोचिंग जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सके। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। दिस आर करंट अफेयर पेज, दिस आर करंट अफेयर ग्रुप, जहाँ अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं एंड जो हमारे मेंबर्स हैं और जो एक्सपर्टीज़ हैं वो डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गुड डे।